बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल और खसूसियात की पीरियोडिसिटी। तकरीबन 19वीं सदी में साइंसदानों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जितने भी दरियाफ्तशुदा एलिमेंट्स हैं इनको कोई तरतीब दी जाए, इनकी कोई किसी तरीके से क्लासिफिकेशन की जाए, ग्रुप बंदी की जाए ताकि इनकी खसूसियात को समझना आसान हो जाए। उसके लिए मुख्तलिफ साइंसदान जो थे उन्होंने अपना जो है वो शेयर किया, अपना हिस्सा डाला। तो सबसे पहले जो हमारे पास साइंसदान का नाम होता है वो है ड्यू ब्राइनर ने उस वक्त तक जितने भी एलिमेंट्स दरियाफ्त किए थे उनके एटॉमिक मासेस के दरमियान एक रिलेशन दरियाफ्त किया। और वो रिलेशन क्या था? ड्यू ब्राइनर उसने ग्रुप बनाए जिनको हम कहते थे ड्यू ब्राइनर के ट्राइएड्स क्या थे? ट्राई मीन्स तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल ग्रुप थे। और किस तरह वो ग्रुप थे कि जो दो एलिमेंट्स होते थे, मिसाल के तौर पर उसने कहा कि कैल्शियम और हमारे पास बेरियम, इन दोनों के अगर एटॉमिक मास की औसत निकाली जाए तो हमारे पास एक बनती है 88 समथिंग आंसर आता है, जिसका मतलब है हमारे पास 88 एटॉमिक मास वाला नया एलिमेंट आना चाहिए जिसका नाम उसने स्ट्रोंशियम उस वक्त दरियाफ्त हुआ। स्ट्रोंशियम। अब ये जो स्ट्रोंशियम हमारे पास एलिमेंट था इसका एटॉमिक मास जो था हमारे पास कैल्शियम और हमारे पास जो था वो बेरियम के एटॉमिक मासेस का औसत था, इनका एवरेज था। तो इसने उस वक्त कुछ यानी इसका काम बहुत छोटे पैमाने पर था कि इसने छोटे छोटे तीन एटम पर मुश्तमिल ग्रुप बनाए थे जिनको हमने ड्यू ब्राइनर के ट्राइएड्स का नाम दिया था। उसके बाद कैनिज़ारों ने जब बहुत से 1860 में तकरीबन कैनिज़ारों ने बहुत सारे एलिमेंट्स के एक्यूरेट एटॉमिक मासेस को दरियाफ्त कर लिया था। यानी एटम्स के एटॉमिक मासेस को उसने थोड़ा सा यानी कि सही शक्ल में या उसने जो था वो एक्यूरेट मालूम कर लिया था। उसकी दरियाफ्त के बाद हमारे पास एक बरतानिया का साइंटिस्ट था जो जिसका नाम न्यूलैंड्स था। उसने क्या किया? उसने एक नई चीज़ दी। न्यूलैंड्स ने ये दरियाफ्त किया, ड्यू ब्राइनर जर्मनी का रहने वाला था, जर्मन था। न्यूलैंड्स जो कि बरतानिया का रहने वाला था, इसने एक थ्योरी दी जो सजेशन जो थी वो आगे फिर जितना भी उसके ऊपर काम हुआ उसने सब साइंसदानों को जो था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव किया और उनको एक नई चीज़ सुझाई। इसने ये कहा कि अगर एटम्स को उनके एटॉमिक मासेस में बढ़ते हुए लिहाज से तरतीब दिया जाए, यानी एटम्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो हर 8वें एटम की खसूसियात पहले से मिल जाती हैं। हर 8वें एटम की खसूसियात जो हैं वो पहले से मिल जाती हैं। आज का जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी जो पहले 18 एलिमेंट्स हैं उनके जो अंदर एटम्स पाए जाते हैं उनमें हर 9वें एटम की खसूसियात पहले से मिल जाती हैं। हो सकता है उस वक्त तक नोबल गैसों दरियाफ्त ना हुई हों तो उनमें से एटॉमिक मासेस के लिहाज से पहले की खसूसियात 8वें से मिल जाती हों। तो लेकिन इसने एक चीज़ बता दी साइंसदानों को एक्टिव करने के लिए, यानी कि इस चीज़ ने साइंसदानों को बहुत ज़्यादा एक्टिव किया कि अगर एटम्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब दिए जाए तो पहले एटम की खसूसियात 8वें से मिल जाती हैं, दूसरे की 9वें से, तीसरे की 10वें से, सो ऑन, इसी तरह फिर ये रिलेशन चलता रहता है। तो इसने एटम्स के एटॉमिक मासेस और उनकी खसूसियात के दरमियान एक रिलेशन निकाला। ये सबसे पहली थ्योरी है न्यूलैंडर्स की जो कि हमें एटम्स की खसूसियात और उनके एटॉमिक मासेस के दरमियान एक रिलेशन दिखा रही है कि एटम्स की खसूसियात किस तरह उनके एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। और ये सही भी है, आज भी ये प्रूव किया गया है क्योंकि किसी एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है एटॉमिक मास जो होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर और इस लिहाज से, लेकिन एटॉमिक नंबर की बेस आगे आएगी, वो ज़्यादा एक्यूरेट थ्योरी है। न्यूलैंडर्स की जो दरियाफ्त थी इसने बहुत ज़्यादा साइंसदानों को एक्टिव किया। और उसके बाद मेंडलीफ जो कि रशियन का साइंटिस्ट था, रूसी साइंसदान था, रूस का जो हमारे पास साइंसदान था मेंडलीफ, इस
इसने उस वक़्त इसके दौर तक 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे और इन 63 एलिमेंट्स को रूस के साइंसदान मेंडलीफ ने एक टेबल की शक्ल में तरतीब दे दिया, बिल्कुल उसी फॉर्म के ऊपर जो थ्योरी हमारे पास न्यूलैंडस ने पेश की थी कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो उनकी जो खसूसियात हैं वो बाकायदा वक्फ़ों के बाद दोहराई जाती हैं, बाकायदा वक्फ़ों के बाद रिपीट होती हैं, पीरियाडिक हैं। पीरियाडिक का मतलब बाकायदा वक्फ़ों के बाद आना। यानी इसके मुताबिक इसने कहा था कि 8वें एटम की खसूसियात मिल जाती हैं, उसने इस चीज़ को ब्रीफ न किया बल्कि एक जर्नल किस्म का हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि बाकायदा वक्फ़ों के बाद, आप बाकायदा वक्फ़े 8 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, कितने एलिमेंट्स के बाद उनकी खसूसियात रिपीट होंगी। तो इसने एक टेबल बना दिया, एक इन एलिमेंट्स जो 63 दरियाफ्त हुए थे उनको एक तरतीब में लगाया, यानी बढ़ती हुई एटॉमिक मासेस के लिहाज से अगर हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 2 है, इस तरीके से उन्हें तरतीब लगा दिया तो बाकायदा वक्फ़ों के बाद एटम्स की खसूसियात जो थी वो रिपीट होती थी। वो क्या करता था, जब खसूसियात रिपीट होना शुरू होती थी तो अगला एलिमेंट इसके नीचे लिख देता था। अब होता क्या था कि जब अगला एलिमेंट इसके नीचे आ जाता था तो ये खसूसियात क्या होती थी, एक कॉलम की खसूसियात बिल्कुल सेम हो जाती थी, यानी बढ़ती हुई एटॉमिक मासेस के लिहाज से जब एक एटम्स की खसूसियात बाकायदा वक्फ़ों के बाद मिलती थी उसके नीचे लिख देता था, दूसरे के अगले से मिल जाती थी। इस तरीके से एक टेबल बना दिया उसने जो कि मेंडलीफ का टेबल था और उसकी बुनियाद पर हमने एक जो था वो कानून दरियाफ्त कर लिया कि अगर एटम्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब दिए जाए तो इनकी खसूसियात में पीरियडिसिटी पाई जाती है। जब हम कह सकते हैं कि एटम के एटॉमिक मासेस उनकी खसूसियत का पीरियडिक फंक्शन हैं, पीरियडिक फंक्शन है, यानी उनके ऊपर पीरियडिक उनके खसूसियात जो उनके एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी उनका फंक्शन है, उनका पीरियडिक फंक्शन है। तो मेंडलीफ के काम को बहुत ज़्यादा सराहा गया और इसका जो 63 एलिमेंट्स का एक हमारे पास टेबल था उसकी बुनियाद पर फिर हमने जो था, इसके अंदर कुछ फॉल्ट थे वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ था जो अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मेंडलीफ के ऊपर ही, यानी कि मेंडलीफ की जो था वो टेबल उसी की बुनियाद पर ही तरतीब दिया गया। लेकिन याद रखें कि 1913 में जब न्यूलैंडस का काम जो था ये 1860 में था और हमारे पास जो नेक्स्ट है मूजले ने 1913 में एटम्स की एक नई खसूसियत दरियाफ्त की। उसने एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद जो कि इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होती है, दोनों बराबर होते हैं, उसको हम एटॉमिक नंबर का नाम दिया। और मूजले ने काफ़ी एलिमेंट्स का जो था वो एक्यूरेट एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया। फिर इसकी बुनियाद पर साइंसदानों ने यह देखा कि अगर एटम्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया जाए तो वो उसमें खसूसियात ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से, ज़्यादा सही तरीके से रिपीट होती हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मासेस में तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं एटम्स के अंदर, वो 2-3 भी हो सकते हैं उस एटॉमिक नंबर से, यानी कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर उसके अंदर खसूसियात जो हैं वो इतनी डिपेंड नहीं कर रही होती। लेकिन एटॉमिक नंबर तो डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की तो एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास तादाद है उसकी बुनियाद पर एटम्स की जो बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है और उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर एटम्स की कीमियाई खसूसियात डिपेंड कर रही होती हैं। तो मूजले का जो फार्मूला था कि एटम्स के एटॉमिक मास और नंबर, उसकी बुनियाद पर हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना दिया। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो था वो हमने जब देखा कि वो रशियन साइंसदान जो कि मेंडलीफ था उसकी पीरियडिक टेबल से भी बहुत अच्छा था, उसकी पीरियडिक टेबल से भी ज़्यादा यानी कि अच्छा लग गया। तो गुड इसलिए लिहाज से था कि इसमें कुछ एटम जो थे वो एक दूसरे के नीचे आ जाते थे, लेकिन उनकी खसूसियात तो एक जैसी हो जाती थी, लेकिन ये तरतीब टूट जाती थी।
कभी कोई एटम्स की खसूसियात इससे नहीं मिल रही होती थी, पिछले से मिल रही होती थी, अगले से मिल रही होती थी। तो जब हमने मूजले के कानून को फॉलो किया, यानी एटॉमिक नंबर को हमने इस्तेमाल किया, तो हमने ये देखा कि उसमें खसूसियात बिल्कुल जो थी वो तरतीब भी तब्दील नहीं होती थी एटम्स के एक दूसरे के नीचे, और खसूसियात भी वही हो जाती थी जो कि जितना एलिमेंट जो था उसके नीचे आता उसकी खसूसियात सेम हो जाती थी। और आज हमें इस चीज़ का पता भी है कि एटम्स के अंदर जो हमारे पास शेल्स का तस्वर है या सब शेल्स का तस्वर है कि एलिमेंट जो पहला शेल है एटम्स का n जब 1 रखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो हमारे, इसको हम के शेल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो हमारे पास होती है इसमें मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो पहले एलिमेंट जो होते हैं उसमें जिस एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो होंगे वो 2 होंगे, उसकी खसूसियात फिर उसका पीरियडिक होगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम n की कीमत 2 ले लें तो हमारे पास शेल जो है वो हमारे पास L है, और उसमें हमारे पास जो एटम्स की तादाद है, इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है। तो जो 8वें इलेक्ट्रॉनिक शेल वाला एटम है उसकी खसूसियात जो होती हैं वो पहले वाले से मिल जाती हैं, यानी पीरियडिक फंक्शन हो जाती हैं। और उसके बाद जब हमारे पास n की कीमत 3 हो जाती है तो हमारे पास m शेल है, उसमें हमारे पास जो एटम्स की तादाद है वो 18 है। यानी हमारे पास पहले खसूसियात जो होंगी वो यानी कि जब एटम का पहला शेल फिल होगा फिर रिपीट होंगी, और फिर हमारे पास एटम का जब दूसरा शेल फिल होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो पिछले के साथ उसकी खसूसियात मैच हो जाएंगी, और फिर हर 18वें एलिमेंट्स की खसूसियात जो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। और अगर हम n = 4 कर दें तो हमारे पास जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल n और उसकी बुनियाद पर 32, तो 32 एलिमेंट्स के बाद जो होंगी वो पिछले की खसूसियात अगले के साथ रिपीट हो जाएंगी। यानी पहले खसूसियात जो होंगी एटम्स की वो हर तीसरे एलिमेंट की खसूसियात रिपीट हो जाएंगी, फिर अगले नंबर पर 9वें एलिमेंट की खसूसियात रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, और फिर हर 19वें एलिमेंट की खसूसियात पहले से रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, और फिर हर 33वें एलिमेंट की खसूसियात दूसरे के साथ रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। यानी ये वक्फे हैं हमारे पास जो कि असल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या जिसको हम एटॉमिक नंबर मूजले का कहते हैं वो डिफाइन करता है कि किस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किस तरह उसके बैरूनी शेल के, यानी बैरूनी शेल की तादाद पर डिपेंड करती है, और बैरूनी शेल की जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो उसकी खसूसियात को कंट्रोल करती है। इस तरीके से ये जो वक्फे बनते हैं कि पहले छोटे छोटे एलिमेंट जो हैं वो हर तीसरे एलिमेंट की खसूसियात पहले से मैच हो जाती हैं, और जब हम बड़े एलिमेंट्स पर आते हैं तो 9वें एलिमेंट की खसूसियात पहले से मैच हो जाती हैं, और फिर हम आगे आते हैं तो 19वें एलिमेंट की खसूसियात पहले से मैच हो जाती हैं, और फिर आगे आते हैं तो हम 33वें एलिमेंट की खसूसियात पहले से मैच होना शुरू हो जाती हैं। और इस तरह खसूसियात जो हैं, सेम खसूसियात के एटम जो है हमारे पास जो हम इस तरह तरतीब देते हैं। आज भी पीरियडिक टेबल जो हमारे पास है उसमें पहला जो हमारे पास ग्रुप है उसमें जो हमारे पास एटम्स हैं, पहले पीरियड में 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और फिर खसूसियात तीसरी लिथियम किसके ऊपर रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। और फिर आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास ये तकरीबन जो है दो यहाँ पर ग्रुप हैं बने हुए मॉडर्न पीरियडिक टेबल के, और जो हमारे पास इधर ग्रुप हैं, इधर 6 ग्रुप हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बने हुए हैं। सॉरी, अगर इसको हम एक्यूरेट तरीके से तरतीब दें, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो कुछ इस शक्ल का है। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से 3 4 5 6 3 6 2 इस तरीके से। और ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9वें की खसूसियात। यहाँ पे हीलियम, फिर लिथियम, फिर हमारे पास बेरिलियम, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे खसूसियात रिपीट हो जाती हैं, यानी पहले एलिमेंट्स की खसूसियात 1 2 और 3 तीसरे के साथ मैच हो जाती हैं, और फिर 1 2 3 4 5 6 7
8वें के साथ, और फिर इसी तरीके से 9वें की खसूसियात आपस में मैच जाते हैं। और आगे फिर हम आगे चलते हैं तो फिर नीचे वाले पीरियड भी शामिल होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जब 32 शामिल होना शुरू हो जाते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है एक तरतीब। फिर 18वें की खसूसियात मैच होती हैं और फिर 32 की। इस तरीके से पहले जो छोटे एलिमेंट हैं उनकी हर तीसरे के एलिमेंट के साथ मैच हो जाती हैं, और फिर आगे जो है हमारे पास 9वें की और फिर 18वें 19वें की, और फिर हमारे पास 33वें एलिमेंट की खसूसियात तो मैच होना शुरू हो जाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खसूसियात की बात करेंगे और इनको जो आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो इस टॉपिक के रिलेटेड या इस चैप्टर के रिलेटेड, या किस तरह हम इस लेक्चर को बेहतर बना सकते हैं, आप कोई हमें सजेशन देना चाहें तो बराए मेहरबानी हमें ज़रूर इनबॉक्स में